नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर, तो दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम। मुलाकात का कार्यक्रम, सीएम से मिलने पहुंचे अनिल गोयल। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीएम आवास पर हो रही मुलाकात, पार्टी पदाधिकारियों से भी मिलेंगे सीएम। तो पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। संगठन मंत्री शिव प्रकाश से कर सकते हैं मुलाकात। आज रात हो सकती है शिव प्रकाश से मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। राज्यसभा सीट के प्रत्याशी पर भी हो सकता है मंथन। कल फॉरेस्ट से जुड़े मसलों पर प्रकाश जावड़ेकर से करेंगे बात। बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यसभा सीट के प्रत्याशी पर भी हो सकता है मंथन। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। तो आज रात हो सकती है शिव प्रकाश से मुलाकात। सहयोगी अविनाश हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़े हुए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या कार्यक्रम है, कब मुलाकातों का दौर जो है शुरू होगा, किस किस से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री? जी देखिए लवी, अगर बात करें तो इस वक्त अगर बात करें तो प्रदेश के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी कर रहे आशीष गोयल पिछले 1 घंटों से मुख्यमंत्री के आवास में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं और लगातार अपने नाम के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इसीलिए जैसे ही मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, वो भी उनके आवास पर पहुंच गया और दोनों के बीच में अभी बातचीत चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश, इनके साथ मुख्यमंत्री के साथ डिनर पर मुलाकात होगी। इसके बाद कल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि बद्रीनाथ और जो केदारनाथ हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसके अलावा तमाम सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी 1-2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है, जिनमें प्रमुख नाम है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनके साथ मुलाकात की बात बताई जा रही है, उनसे समय मांगा जा रहा है। उनके साथ भी तमाम सारे जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर से जो हरिद्वार के अंदर कई सारे फ्लाईओवर बनने हैं और मुजफ्फरनगर और इसके साथ हरिद्वार हाईवे जो बनना है, इसको काम में तेजी आए, इसको लेकर भी केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो लिहाजा ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पे उत्तराखंड के विकास की भी बात होगी। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड में 3 कैबिनेट मंत्रियों की जगह खाली है, इसको लेकर भी बातचीत होगी और राज्यसभा के लिए जो तमाम सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, इसको लेकर भी बातचीत होगी। जी अविनाश, बने रहिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नजर बनाकर रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं दिल्ली और मुलाकातों का, बैठकों का दौर जारी है। बड़ा ऐलान जल्द संभव है। राज्यसभा सीट के प्रत्याशी को लेकर भी चर्चाओं का दौर जो है वो चल रहा है। जल्द ही नाम फाइनल होने के बाद प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है। वहीं उधर दिल्ली पहुंचे हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से विधायक आदेश चौहान ने कहा कि त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में हरिद्वार से भी एक और मंत्री जरूर होना चाहिए। लोगों ने अपने प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को कहा है कि हरिद्वार की जितनी पॉपुलेशन है और हरिद्वार के अंदर 11 विधानसभा की सीटें हैं, अभी हमारे एक जो संसदीय कार्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी वहाँ पर है, जो लगातार उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत ही योग्य और पॉपुलर मंत्री हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हरिद्वार के पॉपुलेशन को देखते हुए तो वहां पर एक और यदि मंत्री हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वन मंत्री हरक सिंह रावत को बहुत बड़ा झटका लगा है। हरक सिंह रावत को भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उत्तराखंड की राजनीति में वन मंत्री हरक सिंह रावत सुर्खियों में है। उनसे भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वापस ले ली है। हरक सिंह रावत की जगह श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हरक सिंह रावत ने बोर्ड अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 2017 में संभाली थी। विवाद उस वक्त भी हुआ था जब हरक सिंह को ये जिम्मेदारी मिली थी, क्योंकि 2005 में गठित हुए बोर्ड में पहले अध्यक्ष पद सचिव श्रम ही संभालते थे, मगर 2017 में बोर्ड में बड़ा बदलाव हुआ, जिसे एक्ट का उल्लंघन माना गया। जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हरक सिंह रावत श्रम मंत्री बने, तो उन्होंने
सबसे पहले तो इसके अध्यक्ष पद पर प्रमुख सचिव के बजाय अपनी ताजपोशी कर ली और उसके बाद अपनी खासम खास और बहुत चहेती महिला दमयंती रावत को इसका सचिव बना दिया। दोनों की नियुक्ति पूरी तरह से गलत थी और इसको चैलेंज भी किया गया, सरकार को भी प्रत्यावेदन दिए गए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। 2017 के बाद से ही बोर्ड का कामकाज विवादों में रहा। अभी कुछ रोज पहले देहरादून के गांधी ग्राम में उस वक्त विवाद हुआ था जब आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने साइकिल बांटी थी। जो साइकिलें बांटी गई उनमें बोर्ड का लोगो लगा हुआ था। शिकायत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तक पहुंची तो उन्होंने जांच के निर्देश दिए। हरक सिंह रावत की पुत्रवधू के एनजीओ को भी लाभ पहुंचाने का आरोप लगा, जिसे लेकर कोर्ट में 2020 में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इस मामले में हरक सिंह रावत, पुत्रवधू अनुकृति गोसाई, सचिव श्रम और केंद्र सरकार के श्रम विभाग को नोटिस जारी हुए थे। ये मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत का है शमशेर सिंह सत्याल और सचिव हरक सिंह रावत की है दमयंती रावत। तो एक का अध्यक्ष और एक का सचिव, तो विवाद तो होगा। या अभी हम इस बात को ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, दमयंती रावत उस पद से कब हटाई जाती है ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो बड़ा झटका हरक सिंह रावत को और गतिरोध भी बढ़ सकता है। इसी बीच बड़ी खबर नैनीताल से मिल रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। नैनीताल में गुलदार के हमले से एक बच्ची की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। तुशराट गांव में 12 साल की बच्ची की गुलदार के हमले से मौत। खेत पर काम करते समय गुलदार ने किया हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर नैनीताल से, जहां गुलदार के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई। खेत पर काम करने गई बच्ची पर गुलदार ने अटैक कर दिया। हरक सिंह रावत मामले पर कांग्रेस का बयान भी आया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की मांग है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। इसमें जो असली श्रमिक है उसको तो कोई लाभ मिला ही नहीं, न तो उसके कार्ड बने, न उसको साइकिल मिली, न उसको उपकरण मिले। राशन का इतना बड़ा काम इस बोर्ड के द्वारा किया गया इस कोरोना काल में, उसमें भी बहुत तगड़ा घोटाला हुआ। मैं समझता हूँ कि इसमें तो मुख्यमंत्री जी को उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए थी। इसमें कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मजदूरों का भी हक मारा और आम जनता का, क्योंकि 1% जो लेबर सेस है वो इसमें जाता है। और लेबर सेस किससे ले जाता है? आम नागरिक से ले जाता है। तो कांग्रेस ने भी हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है सिर्फ पद से हटाने से काम नहीं चलेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उत्तरकाशी से लगती भारत तिब्बत सीमा पर पिछले कुछ रोज में वायुसेना की मूवमेंट बढ़ गई है। सामरिक लिहाज से अहम चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर भी वायुसेना की मूवमेंट काफी बढ़ रही है। पिछले 2 साल से चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना की गतिविधियां जारी हैं। वायुसेना गगन शक्ति नाम से इस हवाई पट्टी पर अपने लड़ाकू और मालवाहक विमानों के साथ ट्रायल ऑपरेशन तक चला चुकी है। ऐसे में इस हवाई पट्टी पर 2 बार वायुसेना का मालवाहक विमान सफल लैंडिंग भी कर चुका है। वायुसेना के 2 विमानों ने सीमा पर 3 बार उड़ान भरी। तो मंगलवार को वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर चिलियानीसौड़ हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसमें वायुसेना के 6 अधिकारी सवार थे। बताया जा रहा है अफसरों ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ में हवाई पट्टी का निर्माण अंतिम चरण में है। गगन शक्ति के तहत यहां अभ्यास भी किया गया। माना जा रहा है कि भविष्य में आपातकालीन ऑपरेशन के अभ्यास के लिए इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल करेगी। यहां से चीन सीमा की हवाई दूरी महज 125 किलोमीटर है। एक और बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां ऊखी मठ बाजार 2 दिन के लिए बंद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद यह फैसला लिया गया। प्रदेश में आज कोरोना के 505 नए केस। तो प्रदेश में कोरोना के 5085 एक्टिव केस। तो आज 505 नए मामले सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर, 5085 एक्टिव केस प्रदेश में। उत्तरकाशी में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने में बड़ी धांधली हुई है। गांव में लगाने वाली सोलर लाइटों को बाजार भाव से कहीं ज्यादा दाम पर खरीदा गया। इसमें धांधली की बू आ रही है। उत्तरकाशी में सोलर लाइट्स को लगाने में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। आरोप है कि सोलर लाइट्स को काफी महंगे दाम पर खरीदा गया, जबकि उनका बाजार भाव काफी कम है। उन लोगों ने
लाइटें खरीदी है और लाइटें निम्न गुणवत्ता की है, जिसकी गुणवत्ता आज उस गांव का जनमानस जानता है। एक एक व्यक्ति आज मुझे कॉल करके पूछता है कि जो लाइटें प्रधानों के द्वारा लगाई गई है उन लाइटों की गुणवत्ता देखो। वो 5 दिन के अंदर लाइटें ऑफ हो गई। वो लाइटें जो उरेडा हमको 13,500 रुपये में लाइट उपलब्ध करवा रहा है लगा के फिटिंग से, वही लाइटें इन लोगों ने 20,000 से 21,000 रुपये की बिलिंग कर रखी। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। प्रधानों ने जो है राज्य वित्त के पैसों में बड़ा घोटाला किया है। डूंडा ब्लॉक के हर गांव में सोलर स्टील लाइट्स लगाने की योजना थी, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों की थी। हर गांव में आबादी के हिसाब से सोलर लाइट्स लगानी थी। हैरानी की बात है कि कहां, कितनी और कितने पैसों की लाइट्स लगी, इसका सरकारी महकमों के पास कोई हिसाब नहीं है। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया था एक पत्र के माध्यम से। उसमें मैंने डीपीओ उरेडा, मिसेस वंदना है यहाँ पे, मिसेस वंदना, उनको आदेश किया कि वो इसको जांच कर ले, जांच के मेरे सामने रखें। कहा जा रहा है कि एक सोलर लाइट के लिए 21 रुपए का खर्च दर्शाया गया है। ज्यादातर सोलर लाइट्स लगते ही खराब हो गई। इन्हीं सोलर लाइट्स को उरेडा 13,000 रुपए में लगाने को तैयार है, जिससे साफ है कि ये धांधली कितनी बड़ी है। वर्तमान में हमने वित्तीय वर्ष 19-20 में सोलर स्ट्रीट लाइटों के लिए एक टेंडर किया था। ये टेंडर हुआ था। ये टेंडर में हमारी दरें 13,500 रुपये आई थी। उस दर पे हम अपने जनपद में लाइटें लगा रहे हैं। हमारे पास कोई धनराशि उपलब्ध ना होने की वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अगर हमारे को कहीं से पैसा मिलेगा तो हम 13,500 की दरों पे ही अपनी लाइटों का स्थापना करवाएंगे। गांव को चमकाने के लिए चलाई गई योजना करप्शन की भेंट चढ़ गई। इस तरह की योजनाओं में अक्सर ग्राम प्रधान, ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहते हैं। जाहिर है अधिकारियों को अगर करप्शन का खुलासा करना है तो पहले यहीं से जड़ें खंगालनी होंगी। उत्तरकाशी से दिग्वीर बेस्ट की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में महंगे दामों पर, ऊंचे दामों पर खरीदी गई स्ट्रीट लाइटें। चलिए बढ़ेंगे आगे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन पहुंचकर परेड की सलामी ली। इसके साथ ही पुलिस शहीद कोष में 75 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही पुलिस कर्मियों को 1,000 वर्दी भत्ता दिए जाने का सीएम ने ऐलान किया। पुलिस स्मृति दिवस पर देहरादून में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों को याद किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने परेड की सलामी भी ली। ये पल भावुक कर देने वाला भी है। वतन के जिन रखवालों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन्हें याद कर आंखें नम हो गई। सीएम ने इस दौरान शहीद कोष के लिए 75 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की। हमने राज्य में 75 लाख रुपए की एक राशि उनके कोष के लिए आज मैंने घोषणा की है। और जो पुलिस के हमारे सब इंस्पेक्टर रैंकर से ऊपर के अधिक लोग हैं, जिनको कि अभी तक 3,000 रुपया वर्दी भत्ता मिलता था, उसको बढ़ा करके 4,000 रुपये की घोषणा की। सहायक उप निरीक्षक और निरीक्षक के लिए वर्दी भत्ता में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी का भी ऐलान हुआ। डीजीपी ने सरकार की इस पहल की तारीफ की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस के कल्याण के लिए 2 घोषणाएं करी हैं। जो हमारे एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मी हैं, उनके लिए वर्दी भत्ते में वृद्धि की गई है।
और इसी प्रकार जो पुलिस का शहीद कोष है उसके अंशदान में भी शासन स्तर से आज उसमें वृद्धि की गई है, जिसके लिए मैं समस्त पुलिस परिवार की ओर से शासन को धन्यवाद देता हूँ। ये दिन उन वीर सपूतों के नाम है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और अर्धसैनिक बलों का अहम योगदान होता है। अपने फर्ज को निभाते हुए शहीद हुए वीर सपूतों को देश कभी नहीं भूल सकता है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंची। बेबी रानी मौर्य ने सबसे पहले कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो काली मंदिर पहुंची, जहां राज्यपाल ने काली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मैं जो पूजा करने आई हूँ, देवी माँ से मैंने एक ही प्रार्थना की है कि इस कोविड से जल्दी निजात दिला और उत्तराखंड को इतना खुशहाल बना दे कि हर बड़े से लेके बच्चे तक यहाँ खुश रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ